Welcome friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. This is Mayank Rajesh and you are watching Info and Study friends. We are doing study of medieval Indian history and in this segment we are into early medieval phase where we are discussing the topic of imperial और you may say medieval cholas. तो हम इंपीरियल चोलों को पढ़ रहे हैं या मध्यकालीन चोलों को मेडिएवल चोलों को पढ़ रहे हैं और आज जो हम देखेंगे इसमें हम चोल चालुक्य वंश के कुछ शासक बच गए थे। विक्रम चोल कुलोत्तुंग प्रथम हमने पिछले वीडियो में खत्म कर लिया था और आज विक्रम चोल, कुलोत्तुंग सेकेंड, राजराज सेकेंड, कुलोत्तुंग थर्ड, राजराज थर्ड और राजेंद्र थर्ड ये बचे हुए हैं। तो छोटी छोटी जानकारियां हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं वो हम ले लेंगे और इसी के साथ हमारा एम्पेरर्स जो है जो इस चोल में जो भी ग्रेट किंग हुए या एम्पेरर्स हुए उनको हम खत्म कर लेंगे। ठीक है, दो ब्रांचेस थे, एक विजयालया ब्रांच था, मैंने बताया था विजयालया ब्रांच अधिराजेंद्र पर आकर 1070 एडी में खत्म हो जाएगा और फिर 1070 एडी से एक नई शाखा शुरू होगी चोल चालुक्य वंश और जिसके फाउंडर कुलोत्तुंग फर्स्ट होंगे। दोनों इंपीरियल चोल के ही पार्ट हैं, केवल एक ये शाखा, दो शाखाएं इसमें चली थी। विजयालया फाउंडर थे, अधिराजेंद्र पर आकर ये विजयालया का वंश खत्म हो जाएगा और फिर एक नए वंश की शुरुआत यहाँ पे हो जाएगी चोल चालुक्य वंश। ये इंपीरियल चोला के ही पार्ट है और राजेंद्र थर्ड पे आके ये पूरा चोल वंश जो है वो खत्म हो जाएगा। तो देखिए, जब मैंने आपको शुरुआत की थी तो मैंने बता दिया था कि ये चोल कौन थे, ये पल्लवों के सामंत थे और इन्हीं पल्लवों को रिप्लेस किया था चोल। पहले ये सामंत रहेंगे, फ्यूडेटरी रहेंगे और फिर इन्होंने रिप्लेस कर दिया था। इसके पहले देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड जरूर जानते हैं। जब हमने मेडिएवल हिस्ट्री की शुरुआत की थी तो हमने मेडिएवल हिस्ट्री को अर्ली और लेटर दो पार्ट में बांटा था। हम अभी यहां पर हैं अर्ली फेज में। अर्ली फेज को भी हमने तीन पार्ट में बांटा था, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया और मुस्लिम इन्वेजन। लेटर को दिल्ली सल्तनत और मुगल, ऐसे हमने बता दिया था। अर्ली फेज क्या है? अर्ली फेज मैंने बता दिया था कि हर्षवर्धन के बाद, हर्षवर्धन का शासनकाल शुरू होता है 606 एडी में, खत्म होता है 647 एडी में। तो 647 एडी में जब हर्षवर्धन का शासनकाल खत्म होता है तो वहां हमारा भारतीय प्राचीन इतिहास का भी एंड हो जाता है और फिर वहां से अर्ली मेडिएवल फेज शुरू हो जाता है जो कि 12th सेंचुरी एडी तक चलता है, यानी कि 12वीं शताब्दी तक चलता है। ठीक है, और उसके बाद फिर 12वीं शताब्दी के बाद से आपको लेटर शुरू हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत 1206 में एस्टैब्लिश होगा और दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल। तो ऐसे हमने पार्ट में बांट लिया था। अर्ली मेडिएवल फेज में हमने नॉर्थ इंडिया को देख लिया था। ठीक है, और हर्षवर्धन के बाद की स्थिति हमने ये नॉर्थ इंडिया में देखा था कि कई राजपूत वंश आए यहां पर और उन्होंने क्या किया था कि आपस में उनका संघर्ष चलता था। जैसे गुर्जर प्रतिहार थे यहाँ पर राजस्थान, गुजरात में, फिर यहीं पे नीचे गुजरात में चालुक्य या सोलंकी इनको कहते थे, वो थे। मालवा में परमार वंश था, मालवा में, दिल्ली में तोमर था। इस तरह से बहुत सारे थे, चौहान थे, तो बहुत सारे वंश थे। इसके अलावा भी पाल वंश आपको यहाँ पे था, उनके बारे में डिस्प्यूट है कि वो राजपूत थे या नहीं थे, ये बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे। लेकिन यहाँ पे बंगाल, बिहार में, ईस्टर्न इंडिया में पाल वंश था। हर्षवर्धन के बाद की स्थिति है और ये सब हमने नॉर्थ इंडिया में देखा था। यहीं पर हमने कन्नौज के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि कन्नौज जो था वो हर्षवर्धन के समय से कन्नौज पूरा लाइमलाइट में था और एक शक्तिशाली क्षेत्र के रूप में उभर के आया था। और अब जो था, जो आपको बुद्ध पीरियड से लेकर आप कह सकते हैं कि गुप्त पीरियड तक जो मगध या पाटलिपुत्र का वर्चस्व बना हुआ था वो यहां आकर खत्म हो जाएगा और हर्षवर्धन के समय से कन्नौज लाइमलाइट में आ जाएगा, शक्तिशाली क्षेत्र के रूप में उभरेगा। इसलिए कन्नौज के लिए संघर्ष होगा तीन शक्तियों में। यहां अर्लीस्ट राजपूत थे, गुर्जर प्रतिहार, फिर एक यहाँ पे पाल वंश था और दक्षिण की एक शक्ति जो है राष्ट्रकूट यहाँ पे थी। तो ये तीनों भिड़ते हैं आपको कन्नौज के लिए, जिसमें गुर्जर प्रतिहारों की जीत होती है। ये सब हमने नॉर्थ इंडिया में देखा था, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल या त्रिपक्षीय संघर्ष। उसके बाद यहीं पे हमने कश्मीर के बारे में भी लोहार वंश और अन्य जो महत्वपूर्ण वंश थे वो देख लिया था। हाँ, इधर कश्मीर के बाहर हमने देख लिया था हिंदू शाही वंश नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट में ही, तो वो सब हमने देख लिया था। ठीक है, नॉर्थ में इस तरफ कश्मीर से के नॉर्थ वेस्ट में वो था कौन सा,
हिंदुशाही डायनेस्टी, सब हमने पढ़ लिया था यहाँ पर। फिर हमने साउथ इंडिया में हम इन कर गए थे। साउथ इंडिया में हमने देखिए बताया था कि हमने जब दक्षिण भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ा था तो वहीं पे हमने बहुत सारे पोर्शन को कवर कर लिया था जिनका संबंध अर्ली मेडिएवल फेज से भी है। जैसे कि आप देखेंगे तो ये चालुक्य कल्याणी, राष्ट्रकूटाज, चालुक्य वातापी, यहाँ पे सॉरी मैंने गलत लिख दिया है, सीवी कर देना चाहिए, सीवी चालुक्य वातापी, ठीक है। चालुक्य वातापी, राष्ट्रकूट, चालुक्य कल्याणी, इनका संबंध आप देखेंगे, इवन कुछ वाकाटकों का भी संबंध आपको अर्ली मेडिएवल फेज से भी है। तो इसलिए हमने जब दक्षिण भारत का इतिहास शुरू किया था तो वहां पे हमने इन सब को देख लिया था, यहां तक कि हमने पल्लवों को भी देख लिया था। तो इसलिए अब यहां पर हमें मेडिएवल इंडिया में इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहां आप जाके दक्षिण भारत के इतिहास को पढ़ेंगे, ठीक है, दक्षिण भारत का प्राचीन इतिहास, तो वहां पे आपको ये सारे डायनेस्टीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। पल्लवों तक हमने पढ़ लिया था, बच गया था चोल, जिसे जो कि मेडिएवल हिस्ट्री का या अर्ली मेडिएवल फेज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वंश है, ठीक है। तो इसको हम अब यहां पे पढ़ रहे हैं और एम्पेरर्स को आज खत्म कर लेंगे। इसके बाद प्रशासन की शुरुआत हो जाएगी, इनके एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है। विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे हम, प्रशासन और बहुत सारी चीजों पे बात करेंगे आगे चोलों के। तो ये आप देखिए कि चोल जो थे ये पल्लवों को रिप्लेस करके ही आए थे। इसके पहले हम जब दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ रहे थे तो वहां हमने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी, ठीक है। जैसे कि मैंने ये बता दिया था कि जब दक्षिण भारत के इतिहास की शुरुआत की थी तो मैंने ये बताया था कि पोस्ट मौर्यन पीरियड में कुछ विदेशी शक्तियां नॉर्थ वेस्ट से आई, जैसे इंडो ग्रीक, ठीक है, सीथियंस यानी कि शक, उसके बाद पर्थियंस जिन्हें कहते हैं पहलो, ये पल्लव हैं, वो पर्थियंस पहलो हैं, ठीक है। और लास्ट में कुषाण आए थे पोस्ट मौर्यन पीरियड यानी कि मौर्योत्तर पीरियड में मौर्यों के उत्तराधिकारी के रूप में। उसी तरह से मौर्यों के उत्तराधिकारी के रूप में या सक्सेसर के रूप में कुछ देशी शक्तियां भी उभरती हैं। इस नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में पुष्यमित्र शुंग जो है, हाँ, वो अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके यहां पे शुंग वंश की स्थापना कर देगा। फिर शुंग जब खत्म होंगे तो यहीं पे कण्व आ जाएंगे और उसी समय कण्व के खत्म होने के बाद दक्षिण भारत में वर्चस्व रहेगा किसका? सातवाहनों का, जो कि मैंने यहां पर दे दिया है। देखिए ये सातवाहन था पोस्ट मौर्यन पीरियड में, महाराष्ट्र के क्षेत्र में यहां सातवाहन थे। फिर सातवाहनों को ये वी स्टैंड्स फॉर वाकाटक जो है ये रिप्लेस करते हैं, वकाटका, ठीक है, ये आ जाएंगे महाराष्ट्र के क्षेत्र में। उसके बाद वकाटकों को रिप्लेस करेंगे कौन? चालुक्य वातापी, सीवी, चालुक्य वी स्टैंड फॉर वातापी। ये वातापी आज का मॉडर्न बादामी जो कर्नाटका में है, ये महाराष्ट्र से कुछ इनका क्षेत्र बढ़ जाएगा और फिर चालुक्य वातापी। देखिए सातवाहनों और वाकाटकों तक तो महाराष्ट्र तक सीमित थे, लेकिन जैसे ही चालुक्य वातापी इस क्षेत्र पे आएंगे तो इनके पास आपको कर्नाटका का भी कुछ क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद चालुक्य वातापी को रिप्लेस करेंगे राष्ट्रकूटाज, और राष्ट्रकूटाज को रिप्लेस करेंगे चालुक्य कल्याणी। तो स्थिति क्या थी कि ये चालुक्य वातापी और राष्ट्रकूटाज, चालुक्य वातापी और राष्ट्रकूटाज ये पल्लवों के पैरेलल थे, ठीक है, पल्लवों के पैरेलल थे, जबकि चालुक्य कल्याणी सीके इन चोलों के, मेडिएवल चोलों के की पैरेलल शक्ति थी। तो आपको ये जानना चाहिए कम से कम कि कौन सी शक्ति पैरेलल शक्ति थी। इसीलिए आपने चालुक्य वातापी और पल्लवों में संघर्ष देखा, फिर आप यहां पर चालुक्य कल्याणी और चोलों का संघर्ष भी मैंने बताया था, ठीक है। तो ये इस तरह से पैरेलल शक्तियां हैं, तो ये बात हो जाएगी। तो अब देखिए हमने जब दक्षिण भारत के इतिहास की शुरुआत की थी तो सबसे पहले हमने संगम एज पढ़ा था, और संगम एज में ही मैंने आपको बता दिया था कि यहां पर जो है पहले संगम एज में चेर वंश यहां पे था, केरला यानी मालाबार कोस्ट पे और तमिलनाडु का कुछ क्षेत्र लिए हुए। ये जो रेड पार्ट है वहीं पे पांड्या थे, और इस पार्ट पे तमिलनाडु वाले पार्ट पे कौन था? चोल थे, ठीक है। तो वो अर्ली चोला थे, ठीक है। उनको अर्ली चोला, उनमें इंपीरियल नहीं जुड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि ये कावेरी नदी के आसपास ही सीमित थे। लेकिन इन चोलों को जिन्होंने पल्लवों को रिप्लेस किया, इन्हें कहा गया इंपीरियल, क्योंकि
इनका इंटरनेशनल एग्जिस्टेंस था, अंतरराष्ट्रीय अस्तित्व था। ये यहां पे श्रीलंका को भी इन्होंने जीता था, ठीक है। इधर इनका ये लक्षद्वीप पे भी इनका प्रभाव था, मालदीव्स पे प्रभाव था, ठीक है। यहां पे आप देखेंगे तो इधर अंडमान पे था, ठीक है। आप उसके अलावा इधर आपको म्यांमार, कंबोडिया, उसके अलावा इंडोनेशियन आइलैंड्स पे भी इनका जो था प्रभाव रहा और श्रीलंका को पूरा इन्होंने जीत लिया था। तो इस तरह से इनका अंतरराष्ट्रीय एग्जिस्टेंस था। चीन में भी दूत भेजा था, को किसने, राजेंद्र फर्स्ट इन्होंने चीन में भी दूत भेजा था, ठीक है। तो ये सब चीजें आप देखेंगे तो इनका बहुत अंतरराष्ट्रीय प्रभाव दिखाई देगा, इसलिए इनको कहा गया इंपीरियल चोला, ठीक है, या इंपीरियल चोल। तो देखिए मैंने ये बता दिया आपको कि ये जो थे पहले पल्लवों के सामंत थे, यानी फ्यूडेटरी थे इंपीरियल चोल। सामंत का मतलब भी मैंने आपको बताया है कि छोटा राजा होता है। सातवाहनों के समय, ठीक है, सातवाहनों के समय हमने संगम से शुरू किया था और फिर हमने वाकाटकों को पढ़ा था दक्षिण भारत के इतिहास में, चालुक्य, वातापी, राष्ट्रकूट, चालुक्य, कल्याणी और पल्लव तक खत्म कर लिया था, ठीक है। और पल्लव तक खत्म कर लिया, बच गया था साउथ इंडिया में सिर्फ एक चोल, जो कि हम पढ़ रहे हैं अर्ली मेडिवल फेज में, ठीक है। और इनका ये कब से कब तक थे, 852 1279 एडी तक, ठीक है। तो यहां तक हमने समझ लिया। तो अब देखिए ये जो था, ये दो वंश इनका चला, किनका, पल्लवों का, ठीक है। पल्लवों का तो मुस्लिम इन्वेजन तो हम इसके बाद खत्म हो जाएगा, इसके बाद प्रशासन देखेंगे, फिर मुस्लिम इन्वेजन देखेंगे, अरबों का इन्वेजन, फिर उसके बाद गजनवी और मोहम्मद गोरी का इन्वेजन, और फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना गोरी के आते ही, गोरी के जीतने के साथ ही शुरू हो जाएगा। तो ये लेटर मेडिएवल फेज में, ये सब मैं कई बार हमेशा बताते रहता हूं। तो देखिए ये चोल थे, इन्होंने पल्लवों को रिप्लेस किया था, और ये चूंकि पल्लवों के सामंत थे, सामंत मैंने बताया क्या होता है, फ्यूडेटरी या सामंत, ठीक है। ये क्या होते थे कि सातवाहनों के समय से ही, ये सातवाहनों के समय से ही लैंड दिया जाने लगा था, ऑफिशियल्स को सैलरी के बदले लैंड दिया जाने लगा। गुप्त पीरियड में आकर ये और ज्यादा इसने ये जो लैंड डोनेशन था वो ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। ये क्या होता था कि एक ऑफिशियल्स को सैलरी के बदले लैंड दे दिया गया और कहा जाएगा वहीं से कमाओ खाओ, ठीक है। तो यानी कि उस पूरे लैंड का या टेरिटरी जो दिया गया, वहां पर उसका एक तरह से प्रशासनिक अधिकार मिल जाता था, जुडिशियल अधिकार मिल जाता था, जुडिशियल राइट मिल जाता था, रेवेन्यू कलेक्शन का राइट मिल जाता था। तो इस तरह से वो एक छोटा शासक हो जाता था, एक अंपायर के अधीन, मतलब एक जो साम्राज्य है उसके अधीन एक सामंत हो गया। मतलब मेन शासक पूरे एम्पायर का एक रहेगा और उसके भीतर कई छोटे शासक जो होंगे वो उनके सामंत हो जाएंगे, ठीक है। खाली टाइम पे वो टैक्स पहुंचाते रहेंगे तो उनको सामंत कहते थे। तो ये जो चोल थे ये सामंत थे, यानी इसी पल्लवों के अधीन कहीं यहां पे थे, यहां पे चोल थे। हाँ, बाद में क्या करेगा, 850 एडी में ये विजयालया जो था, दो वंश चला, मैंने बताया एक विजयालया वंश चलेगा और उसके बाद एक चलेगा चोल चालुक्य वंश। तो विजयालया वंश की शुरुआत की जो यही फाउंडर है विजयालया, मैंने बता दिया था। तो ये यहां पर मतलब इसके अधीन है, पल्लवों के अधीन है, लेकिन ये तंजावुर जीत लेता है, ठीक है, 850 एडी में। और तंजावुर जीत के इसको राजधानी बनाते हुए ये क्या करेगा, यहां चोल वंश की स्थापना कर देगा। बाद में आदित्य प्रथम आता है और ये अंतिम पल्लव शासक अपराजित वर्मन, हाँ, को हराकर, ठीक है, अपराजित वर्मन को हराकर अंतिम पल्लव शासक ये क्या करेगा, ये आदित्य प्रथम ये पूरे पल्लव साम्राज्य को चोलों में मिला देगा और इस तरह से पल्लव साम्राज्य खत्म हो जाएगा। पल्लव साउदर्न आंध्रा और नॉर्दर्न तमिलनाडु में थे, दक्षिणी आंध्र और उत्तरी तमिलनाडु में थे। तो ये खत्म हो जाएगा और फिर यहां पे आ जाएंगे कौन, ये चोल आ गए यहां पे, ठीक है। अब चोलों ने किसको रिप्लेस किया, पल्लवों को रिप्लेस किया। फिर पारंतक फर्स्ट आएगा, यहां मदुरै जीत लेगा, पांड्यों के क्षेत्र में मदुरै था। और अब क्या होगा, ये पूरा अब चोलों के भीतर आ जाएगा, चोलों के अधीन आ जाएगा। तो एक बड़ा साम्राज्य धीरे धीरे ये तैयार कर लेंगे, इधर चेरों को भी हराएंगे, पांड्यों को भी, और धीरे धीरे ये
बंगाल तक पहुंचते हैं उड़ीसा होते हुए, तो इनका एक बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाता है। तो इन सारे विजयालय फाउंडर, उसके बाद आदित्य पारंतक फर्स्ट आएगा, पारंतक सेकंड, उत्तम चोल, राजराज फर्स्ट और राजेंद्र फर्स्ट को हमने बहुत ही डिटेल में, बहुत ही महत्वपूर्ण शासक इस पूरे चोल साम्राज्य में या चोल डायनेस्टी में, ठीक है। राजराज फर्स्ट अगर देखा जाए, राजेंद्र प्रथम और ये कुलोत्तुंग प्रथम, इनको हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया है और सबसे ज्यादा सवाल इन्हीं तीनों से बनते हैं। बाकी जो थोड़े बहुत सवाल तो और क्षेत्र और एम्पेरर से भी बनेंगे, जैसे विक्रम चोल से कुलोत्तुंग, जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, वो अभी आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद राजाधिराज फर्स्ट या अधिराज, राजेंद्र सेकंड, वीर राजेंद्र और अधिराजेंद्र। अधिराजेंद्र 1070 एडी में अधिराजेंद्र का शासनकाल समाप्त होता है और यहीं पे विजयालय वंश या विजयालय शाखा का अंत हो जाएगा। फिर एक शाखा शुरू हो जाएगी चोल चालुक्य वंश का 1070 एडी में, जो कि 1279 तक चलेगी और 1279 में इस इंपीरियल चोलों का पूर्णतः जो है ये इंपीरियल चोल खत्म हो जाएंगे। तो देखिए चोल चालुक्य वंश भी मैंने जब शुरू किया था, जिसका फाउंडर कुलोत्तुंग फर्स्ट था, पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। चोल चालुक्य वंश चालुक्य वंश क्यों कहा गया? क्योंकि राजराज फर्स्ट जो है, हाँ, इनके बेटी की शादी, देखिए यहां एक चालुक्य वातापी है, चालुक्य कल्याणी है, तो चालुक्य वातापी और चालुक्य कल्याणी वेस्टर्न चालुक्य है, ठीक है। चालुक्य वातापी के एक महत्वपूर्ण शासक हुए पुलकेशिन फर्स्ट, जिन्होंने हर्षवर्धन का दक्षिणी विस्तार रोक दिया था दक्षिण भारत में। ये अपने भाई विष्णुवर्धन के द्वारा यहां आंध्रा में एक वेंगी को राजधानी बनाते हुए आंध्रा में एक चालुक्य वंश का की स्थापना इन्होंने करवाई थी। विष्णुवर्धन इसके संस्थापक थे, इनके भाई चालुक्य वातापी के शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, उनके भाई विष्णुवर्धन ने स्थापना की थी, करवाया था, पुलकेशिन द्वितीय नहीं। इन्हीं वेंगी के चालुक्यों के यहां राजराज फर्स्ट के बेटी की शादी होती है और इसीलिए ये वेंगी के चालुक्य और इन चोलों में एक संबंध हो जाता है और इन्हीं का वंश आगे बढ़ता है, चोल चालुक्य वंश, जिसके शासक प्रथम शासक जो थे वो कुलोत्तुंग फर्स्ट है, ठीक है। इनके बारे में हमने बताया था, जो इस वंश के संस्थापक है, इस डायनेस्टी के संस्थापक फाउंडर थे, ठीक है। तो ये हमने यहां तक देख लिया था पिछले वीडियो में। उसके बाद अब हम देखते हैं विक्रम चोल। तो विक्रम चोल कौन थे भाई? देखिए ये सन है किसके? इसी कुलोत्तुंग फर्स्ट के, ठीक है। दो शाखाएं, हमेशा ध्यान रखिएगा कि इंपीरियल चोलों में दो शाखाएं, एक विजयालय शाखा और दूसरा चोल चालुक्य शाखा, ठीक है। इन्होंने हॉस्पिटल या अस्पताल बनवाया कहां पे? तंजौर में, ध्यान रखिएगा। नटराज मंदिर चिदंबरम में बनवाया, नटराज मंदिर, और यहां पर नटराज मंदिर में क्या था भाई? कांसे की मूर्ति थी नटराज मंदिर में, कांसे की मूर्ति थी नटराज की, ठीक है। उसके बाद देखिए इनके दो टाइटल, ठीक है, नहीं इनके टाइटल नहीं है, ये तो इनके है। तो ये तीन बातें विक्रम चोल में, ये सन है किसके? इसी कुलोत्तुंग फर्स्ट के, हॉस्पिटल बनवाया तंजौर में, और नटराज मंदिर इन्होंने चिदंबरम में बनवाया, नटराज की मूर्ति जिसमें कांसे की यानी कि ब्रोंज की बनी हुई है। विक्रम चोल के बाद कुलोत्तुंग सेकंड, इनके दो टाइटल अन्नपाय चोल और तिरुनी रुचाल। याद रखना बिल्कुल जरूरी नहीं है, बस एक बार देख लीजिएगा, आता नहीं है ये एग्जाम में, फिर भी जानकारी के लिए मैंने बना दिया, ठीक है। यहां पे है कुलोत्तुंग सेकंड जो है ये शैव है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहां से सवाल बनेगा। इन्होंने एक विष्णु की मूर्ति थी चिदंबरम मंदिर में, ठीक है, चिदंबरम मंदिर में, उसको इन्होंने समुद्र में फिकवा दिया था। ये आपका सवाल बनेगा कि कौन सा ऐसा चोल शासक था जिसने चिदंबरम मंदिर में के विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फिकवाया था? तो कुलोत्तुंग सेकंड। क्यों? क्योंकि ये शैव था, हाँ शैवाइट था, इसलिए इसने फिकवा दिया था। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इनके कोर्ट में एक स्कॉलर थे, मतलब एक विद्वान थे, शेक्लियार, और इनकी एक महत्वपूर्ण बुक है पेरी पुराण। ध्यान रखिएगा, पेरी पुराण सवाल बनता है, किसका लिखा हुआ है? शेक्लियार का। शेक्लियार किस चोल शासक के कोर्ट स्कॉलर थे या दरबारी विद्वान थे, दरबार के विद्वान थे? तो कुलोत्तुंग सेकंड। या किसने इनको संरक्षण दिया था शेक्लियार को? तो कुलोत्तुंग सेकंड। ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए राजराज सेकंड,
ये चोला साम्राज्य का जो है स्टार्ट हो गया डिक्लाइन यहीं से, इनके समय से। उसके बाद कुलोतुंग थर्ड, लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ इंपीरियल चोला, इंपीरियल चोलों का अंतिम महान शासक। ठीक है, यहां पे इनके कोर्ट स्कॉलर भी हैं, देखिए थोड़ा सा ये लाइट हो गया है, स्कॉलर, कोर्ट स्कॉलर, कोर्ट स्कॉलर, दरबारी विद्वान कंबन। ये कंबन कौन थे भाई? और यहां पे कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, इसको जरा मैं ठीक से लिख देता हूं। ठीक है, देखिए यहां पर कुलोतुंग थर्ड में अंतिम महान शासक इंपीरियल चोलों का या मध्यकालीन चोलों का कोर्ट स्कॉलर कंबन थे। ध्यान रखिएगा, कंबन क्यों महत्वपूर्ण है, सवाल बनेगा। इनकी एक बुक है तमिल रामायण, जिसका नाम है रामावतारम। अब ये ध्यान रखिएगा, तमिल रामायण किसने लिखा? वैसे तो ओरिजिनल रामायण वाल्मीकि ने लिखा है, ठीक है, जो संस्कृत में है, लेकिन तमिल रामायण किसने लिखा है? कंबन ने लिखा है। इसका नाम क्या है इस तमिल रामायण का? रामावतारम। और ये किसके दरबार में थे कंबन? तो कुलोतुंग थर्ड के दरबार में थे। कुलोतुंग थर्ड किस वंश से संबंधित था? तो इंपीरियल चोलों से। इंपीरियल चोलों में किस शाखा से संबंधित था? चोल चालुक्य शाखा से। चलिए यहां तक हो गया। एक और महत्वपूर्ण बात, कंस्ट्रक्शन, निर्माण करवाया कैपहरेश्वर मंदिर का, और इसका उद्घाटन किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ईश्वर सिंह नाम के एक पुरोहित या पृष्ठ ने। कैपहरेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तो कुलोतुंग थर्ड ने बनवाया। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, भीषण अकाल, हाँ, फेमीन, दुर्भिक्ष, फेमिन मतलब अकाल, और ये इतना बड़ा अकाल था कि राजा तक पर प्रभाव पड़ा था, और कहते हैं कि राजा भी भूखमरी की स्थिति में पहुंच गया था। तो इसलिए यहां से ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा कि कौन सा ऐसा चोल शासक था जिसके समय भीषण अकाल आया था, फेमिन आया था। ठीक है, और यहां तक कि राजा की भी दुर्दशा हो गई थी, राजा को भी खाने के लाले पड़ने लगे थे। तो ये कुलोतुंग थर्ड के समय हुआ था, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजा तक की स्थिति खराब हो गई थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है, ये तमिल रामायण मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। ये शेक्लियार की बुक यहां पर किसने लिखा था? देखिए, कुलोतुंग सेकंड के समय, हाँ, शेक्लियार थे इसके कोर्ट स्कॉलर, और पेरी पुराण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और अंतिम चोल शासक कौन था? राजेंद्र थर्ड। ये याद रखना कि अंतिम चोल शासक कौन था? तो राजेंद्र थर्ड था। और इसके बाद अंतिम था, इसके बाद चोलों को रिप्लेस कर दिया था किसने? चोलों को रिप्लेस किया था पांड्य और होयसलों ने। चोलों की जगह पे आ गए थे पांड्य और होयसल। ठीक है, ये यानी कि ये चोल जो थे, अब इन चोलों का स्थान ले लेंगे कौन? पांड्य और होयसल। पांड्य और होयसल आ जाएंगे जब चोलों का जब अंत हो जाएगा। यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, चोलों का जब एंड होता है, एंड, तो यहां पे पांड प्लस होयसल। देखिए क्या स्थिति है, पहले पांड को खत्म कर दिया चोलों ने जीत उत के, और फिर पांड फिर आ गए। तो यही होता था पहले। ठीक है, और एक और ये चालुक्य कल्याणी जो थे ना, ये भी जो चालुक्य कल्याणी यहां पर है, इनका भी अंत हो जाएगा 12वीं शताब्दी में के अंत तक। तो ये भी, चूंकि ये चालुक्य कल्याणी इन चोलों के ही समानांतर हैं, तो इनकी जगह आ जाएंगे यादव और ककातीय। इनके जगह पर आएंगे कौन? यादव। देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं, यादव इनकी जगह पे आ जाएंगे, यादव और प्लस यादव आ जाएंगे इनकी जगह पे, और ककातीय, ककातीय कर्नाटका में इनकी जगह पर यादव आ जाएंगे, ककातीय आ जाएंगे। तो इस तरह से देखेंगे कि चालुक्य कल्याणी की जगह, यहां नोट कर लीजिएगा, चालुक्य कल्याणी की जगह यादव और ककातीय आते हैं। चालुक्य कल्याणी के ये जब इनका एंड होता है, और जब चोलों का एंड होगा तो पांड्य और होयसल आ जाएंगे। ठीक है, इनकी जगह पर थोड़ा मैं साफ करके लिख दूं इसको। इनके एंड पे चोलों का जब एंड होगा तो कौन आ जाएगा भाई? देखिए यहां पर पांड्य और होयसल। तो इस तरह का चोलों का जब
की जब समाप्ति होगी तो इनका स्थान लेंगे पांड्य प्लस होयसल। तो ये भी एक सवाल बनेगा, चोलों की जगह किसने स्थान लिया भाई, तो पांड्य प्लस होयसल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए ये सवाल बनेगा, ये अगर देखें तो इसमें बहुत सारे सवाल बन जाएंगे। पहले भी मैं जहां जहां इनको पढ़ाया था, देखिए यहां पे राजराजा फर्स्ट मैंने बताया नहीं था, बहुत महत्वपूर्ण है ना, ये फाउंडर है, ठीक है। आदित्य फर्स्ट फिर पूरे पल्लव साम्राज्य को मिला लेता है। पारंतक फर्स्ट जो है रियल फाउंडर है। उसके बाद ये राजराज फर्स्ट उत्तरी श्रीलंका जीता था। फिर राजेंद्र फर्स्ट आएगा, पूरा श्रीलंका जीत लेगा, ठीक है, ये राजेंद्र फर्स्ट। तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर कुलोत्तुंग प्रथम यहां से सबसे महत्वपूर्ण है, जो पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा दिया था। तो इस तरह से यहां जो सवाल बनेगा, एक तो यहां पर कि कौन सा ऐसा शासक था, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर समुद्र में फिकवाया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट किसने, कुलोत्तुंग। सेकंड ने विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फिकवा दिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चिदंबरम मंदिर में विष्णु की मूर्ति थी, समुद्र में फिकवाया था, क्यों, क्योंकि ये खुद ये शैव था, इसलिए इसने फिकवा दिया था, ठीक है। कोर्ट स्कॉलर सेक्लियर, इनकी किताब पेरी पुराण, ठीक है। उसके बाद यहां पे देखिए लास्ट रूलर, लास्ट ग्रेट रूलर कुलोत्तुंग थर्ड इंपीरियल चोलों का। कोर्ट स्कॉलर कंबन है जिन्होंने तमिल रामायण लिखा, ये सवाल बनेगा, तमिल रामायण किसने लिखा, कंबन ने, किसके दरबार में थे, तो कुलोत्तुंग थर्ड के तमिल रामायण का ओरिजिनल नाम रामावतारम। तो ये सब ये बनेगा, ये पार्ट जो है आपका एमआई मैंने लिख दिया है, ये बनेगा, ठीक है। कैफरेश्वर मंदिर बनाया उद्घाटन ईश्वर सिंह, जो कि एक पुरोहित थे, उन्होंने कराया। भीषण अकाल उनके समय पड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और राजराज थर्ड के बारे में हमें कुछ नहीं पढ़ना, राजेंद्र थर्ड अंतिम चोल शासक, और चोलों का जगह इसके बाद ले लेंगे कौन, पांड्य प्लस होयसल, यानी ये जो चोल हैं, ये चोल, इनकी जगह पांड्य और होयसल आ जाएंगे। जबकि इनके ही समकालीन थे चालुक्य कल्याणी, इनकी जगह आ जाएंगे यादव और ककातिया, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आपने पूरी तरह से समझ लिया और हमने एम्पेयर्स को पूरा खत्म कर लिया। अगले वीडियो से जब हम बात करेंगे चोलों की, तो वहां पर हम प्रशासन से शुरुआत करेंगे। प्रशासन को ही देखना है अब हमें, चोलों का प्रशासन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो हमें देखना है। एम्पेयर्स पूरा खत्म कर लिया हमने, आप एक बार लीजिए स्क्रीनशॉट। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.